गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे संयुक्त परिवार प्रथा पर। भारतीय सामाजिक संरचना में संयुक्त परिवार का प्राचीन काल से ही महत्व रहा है। संयुक्त परिवार में सामान्यतः उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो एक सामान्य पूर्वज की संतान होते हैं। भोजन, पूजा और संपत्ति की दृष्टि से वे संयुक्त होते हैं। अगर हम इसकी परिभाषाओं पर जाएं तो इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार के बारे में लिखा है। एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं और सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। ये परिभाषा इरावती कर्वे ने दी है। और दूसरी परिभाषा पर हम चर्चा करें तो जैसे IP देसाई के अनुसार हम उस ग्रह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियाँ, 3 या अधिक के सदस्य रहते हैं और जो सदस्य आपस में एक दूसरे की संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों द्वारा संबद्ध होते हैं। इस प्रकार से संयुक्त परिवार की परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि संयुक्त परिवार एक ऐसे परिवार है जिनमें कई पीढ़ी के लोग एक साथ निवास करते हैं अथवा एक ही पीढ़ी के सभी भाई अपनी पत्नियों, विवाहित बच्चों तथा अन्य संबंधियों के साथ सामूहिक रूप से निवास करते हैं, जिनकी संपत्ति सामूहिक होती है। परिवार के सभी सदस्य भोजन, उत्सव, त्यौहार और पूजन में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं और परस्पर अधिकारों और कर्तव्यों से बंधे होते हैं। इस प्रकार से संयुक्त परिवार की विभिन्न परिभाषाएं हैं जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की। अब हम आगे संयुक्त परिवार की जो विभिन्न विशेषताएं हैं या विभिन्न लक्षण हैं उनके बारे में पढ़ें। तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वह है सामान्य निवास। संयुक्त परिवार में कई छोटे छोटे परिवार होते हैं। इसके सदस्य एक ही निवास स्थान पर रहते हैं जिसे वे बड़ा घर कहते हैं। प्रत्येक छोटे परिवार के लिए 1 या 2 कमरे अलग हो सकते हैं, परंतु रसोई और पूजा आदि के लिए सामान्य कमरा ही होता है। जब कभी सदस्यों की संख्या अधिक हो जाती है तो कोई भी अपने बच्चों सहित पैतृक निवास के पास ही अलग घर बनाकर रहने लगता है, किंतु वे अपने को बड़े घर के सदस्यों से अलग नहीं समझते। पूजा, त्योहार एवं उत्सव आदि के अवसर पर सभी सदस्य पैतृक घर में ही एकत्रित होते हैं। दूसरी इसकी विशेषता बताई है सामान्य रसोई घर। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही रसोई घर में बना भोजन करते हैं। कर्ता या अन्य बड़े पुरुष की पत्नी अन्य स्त्रियों की रसोई के कार्यों की देखभाल करती है। ऐसे परिवार में भोजन करने की भी कुछ परंपराएं होती हैं जो बच्चों के समाजीकरण में योग देती हैं। किस अवसर पर क्या भोजन बनेगा इसका निर्धारण भी परिवार की सबसे बड़ी स्त्री द्वारा किया जाता है। तीसरी विशेषता है सामान्य संपत्ति। संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों की एक सामान्य संपत्ति होती है जिसमें सभी पुरुष जो एक पूर्वज के वंशज होते हैं हिस्सेदार होते हैं। सभी सदस्य कमाकर परिवार के सामान्य कोष में धन जमा कराते हैं और जन्म, विवाह और मृत्यु आदि के अवसर पर सामूहिक कोष से ही खर्च किया जाता है। परिवार का सबसे बड़ा पुरुष या जिसे परिवार का मुखिया कहते हैं वो इस अर्थव्यवस्था को संभालता है। नेक्स्ट विशेषता है सामान्य पूजा या धार्मिक कर्तव्य। हिंदुओं में परमेश्वर के अनेक रूप माने गए हैं। प्रत्येक परिवार का कोई न कोई देवी देवता होता है, पितर होते हैं जो उस परिवार के सदस्यों की रक्षा करता है। हिंदुओं में धर्म एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं धार्मिक कार्यों से ही प्रारंभ होती हैं। धार्मिक कार्य पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मृत व्यक्ति का पिंडदान करने वाला, श्राद्ध और तर्पण करने वाला ही उसका उत्तराधिकारी होता है। अग्नि पूजा का भी विशेष महत्व होता है। वह घर की रक्षा करती है, पुत्र और संपत्ति दायिनी होती है। वेदों में अग्नि से प्रार्थना की गई है कि हे अग्नि, हमें पुत्रों से फलता फूलता घर दे। इस प्रकार अग्नि पूजा और पितर पूजा परिवार को संयुक्त बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
गृह सूत्र में कहा गया है कि हिंदू परिवार केवल जीवित सदस्यों का ही निवास स्थान नहीं है, बल्कि यह ग्रह देवता अग्नि के संरक्षण में रहने वाले पूर्वजों का भी निवास स्थान कहलाता है। अगली विशेषता है रक्त संबंध से संबंधित। परिवार के सभी सदस्य परस्पर रक्त संबंधी होते हैं, किंतु पत्नियां विवाह संबंधी होती हैं। पितृसत्तात्मक परिवारों के संबंधों की गणना पितृपक्ष से ही की जाती है तथा मातृसत्तात्मक परिवार में मातृपक्ष से। एक संयुक्त परिवार में 3 या अधिक पीढ़ी के लोग सामूहिक रूप से निवास करते हैं। अगला है बड़ा आकार। एक संयुक्त परिवार में कई छोटे छोटे परिवार होते हैं। 3 या अधिक पीढ़ियों के लोग साथ रहते हैं, अतः इसका आकार नाभिक अर्थात एकाकी परिवार से बड़ा होता है। कभी कभी तो इसके सदस्यों की संख्या 50 से 60 तक हो जाती है। नेक्स्ट विशेषता अधिकार और कर्तव्य। संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर अधिकार और कर्तव्यों से जुड़े रहते हैं। परिवार में छोटा व्यक्ति बड़ों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो बड़ा अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। बीमारी, वृद्धावस्था और दुर्घटना के अवसर पर सेवा शुश्रूषा की जाती है। जन्म, विवाह एवं मृत्यु के अवसर पर एक दूसरे को आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक प्रकार्य। संयुक्त परिवार में सामाजिक प्रकार्य को महत्वपूर्ण माना है। सभी सामाजिक कार्यों के लिए परिवार को एक व्यक्ति माना है और उसका प्रतिनिधि ही सारे परिवार की तरफ से भाग लेता है, जो अधिकांशतः मुखिया होता है, चाहे वह जाति पंचायत की सभा हो या किसी के यहाँ विवाह, मृत्यु, भोज या उत्सव आदि में सम्मिलित होना हो। अगली विशेषता है परिवार का मुखिया। परिवार या संयुक्त परिवार में कर्ता का मुख्य स्थान होता है। हिंदुओं में वह परिवार का वयोवृद्ध पुरुष होता है। वहीं विवाह, उत्सव, संपत्ति तथा घर के महत्वपूर्ण एवं बाहरी कार्यों का निर्धारण करता है। उसकी आज्ञा का सभी पालन करते हैं और वहीं अनुशासन और एकता बनाए रखता है। उसकी सत्ता निरंकुश है, परंतु वह सभी के साथ प्रेम, समानता और स्नेह का व्यवहार करता है, क्योंकि इसी आधार पर संयुक्तता बनी रहती है। अगली विशेषता बताई गई है सहयोगी व्यवस्था। संयुक्त परिवार पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है। इसके अभाव में सदस्यों का विभाजन हो जाता है। संयुक्त परिवार में एक सबके लिए और सब एक के लिए वाला सिद्धांत लागू होता है। इस तरह से यह एक समाजवादी व्यवस्था भी है। अगली विशेषता है सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण। संयुक्त परिवार में सदस्यों को विभिन्न पद और अधिकार प्राप्त होते हैं। इन पदों में संस्तरण पाया जाता है। इस संस्तरण में सर्वोच्च स्थान कर्ता अथवा मुखिया का होता है। उसके बाद कर्ता की पत्नी, फिर क्रमशः कर्ता के भाई, कर्ता के सबसे बड़े पुत्र, छोटे पुत्र, पुत्रियां, पत्नियां आदि का स्थान पाया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है तुलनात्मक स्थायित्व। संयुक्त परिवार अन्य परिवारों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि इनकी सदस्य संख्या अधिक होती है। अतः कुछ सदस्यों के लिए अलग हो जाना या मर जाने पर भी परिवार में स्थायित्व बना रहता है। सदस्य परस्पर अपने दायित्वों का निर्वाह कर परिवार की स्थिरता को बनाए रखते हैं। ऐसे परिवार में आर्थिक सहयोग के कारण भी स्थिरता बनी रहती है। साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक संस्कृति का हस्तांतरण होता रहता है। इसलिए संयुक्त परिवार अन्य परिवारों की तुलना में अधिक स्थिर एवं स्थायी माना जाता है। ये संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं हैं जो संयुक्त परिवार के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां देती हैं। अब हम चर्चा करें तो संयुक्त परिवार के जो विभिन्न प्रकार हैं उन प्रकारों पर आते हैं। इन प्रकारों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आधार जो है वो है सत्ता, वंश एवं स्थान के आधार पर, और इसके 2 स्वरूप पाए जाते हैं। एक तो पितृसत्तात्मक होता है, और अगर हम वंश के आधार पर देखें तो उसको हम पितृवंशीय, और स्थान के आधार पर उसको हम पितृस्थानीय परिवार कह देते हैं। तो सत्ता, वंश और स्थान के आधार पर पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय परिवार। संयुक्त परिवार में पिता ही परिवार का केंद्र बिंदु होता है। इस प्रकार के परिवारों में पिता का महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है। वंश परंपरा का चलन उसी के नाम के आधार पर होता है। ऐसे परिवारों में पत्नियां अपने पति के घर पर ही आकर निवास करती है
और पुरुष पक्ष के 3-4 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं और इन परिवारों में संपत्ति का हस्तांतरण पिता द्वारा पुत्र को किया जाता है। भारतवर्ष में हमें अधिकतर इसी प्रकार के संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। दूसरा स्वरूप है मातृसत्तात्मक, मातृवंशीय एवं मातृ स्थानीय परिवार। इस प्रकारों के परिवारों में हमें माता का प्रमुख स्थान देखने को मिलता है। परिवार की संपत्ति पर माँ का स्वामित्व होता है। उत्तराधिकार माता से पुत्रियों को हस्तांतरित होता है। वंश परंपरा के चलन का आधार भी माता ही होती है, अर्थात वंश नाम माता से पुत्रियों को हस्तांतरित होता है। इस प्रकार के संयुक्त परिवार में हमें एक स्त्री, उसके भाई, उसकी बहन, परिवार की सभी स्त्रियों के बच्चे निवास करते हुए मिलेंगे। जो जनजातियां हैं मातृसत्तात्मक परिवार वाली, नायर, गारो और खासी, इन लोगों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। नायर लोगों में मातृसत्तात्मक परिवार ही पाए जाते हैं। ये पहला स्वरूप था। दूसरा जो आधार है वह है पीढ़ियों की गहराई के आधार पर। इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है। संयुक्त परिवार का उदग्र प्रारूप। इस प्रकार के परिवारों में एक ही वंश के कम से कम 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ निवास करते हैं, जैसे दादा, पिता, उनके अविवाहित पुत्र और पुत्री। दूसरा स्वरूप है संयुक्त परिवार का क्षैतिज प्रारूप। इस प्रकार के परिवारों में भाई का संबंध अधिक महत्वपूर्ण होता है और ऐसे परिवारों में 2 से अधिक भाइयों के एकांकी परिवार एक साथ निवास करते हैं। तीसरा स्वरूप है संयुक्त परिवार का मिश्रित प्रारूप। संयुक्त परिवार का एक रूप उपयुक्त दोनों प्रकार के परिवारों का मिश्रित रूप होता है, जिसमें 2 या 3 पीढ़ियों के भाई सम्मिलित रूप से निवास करते हैं। ये दूसरा आधार था जिसको हमने पीढ़ियों के आधार पर विभाजित किया है। तीसरा आधार है संपत्ति में अधिकार की दृष्टि से, और इसके भी 2 स्वरूप समाज में पाए जाते हैं। पहला है मिताक्षरा संयुक्त परिवार। यह विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित मिताक्षरा टीका नामक पुस्तक में उल्लेखित नियमों पर आधारित है। बंगाल और असम को छोड़कर संपूर्ण भारत में मिताक्षरा संयुक्त परिवार पाए जाते हैं और इस प्रकार के परिवारों में कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे पुत्र को जन्म से ही पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। स्त्रियों को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर यदि उसके पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र नहीं है तो उसकी संपत्ति उसके भाई आपस में बांट लेते हैं। स्त्री को स्त्री धन के अतिरिक्त कोई संपत्ति नहीं दी जाती। पुत्र पिता के जीवित रहते भी कभी भी अपने हिस्से की संपत्ति मांग सकता है। संपत्ति पर पिता का सीमित अधिकार है। वह विशेष ऋणों एवं धार्मिक कार्यों के लिए संयुक्त संपत्ति को बेच सकता है, किंतु दूसरे साझेदार अपने साझेदारों को पूछे बिना संपत्ति को स्वेच्छा से विनियोग नहीं कर सकते। ये पहला स्वरूप है संपत्ति पर आधार, संपत्ति में अधिकार की दृष्टि से, जिसे मिताक्षरा संयुक्त परिवार कहा गया है। इसका दूसरा स्वरूप है दाय भाग संयुक्त परिवार। इस प्रकार के परिवार में संबंधित नियम जीमूत वाहन द्वारा लिखित दाय भाग ग्रंथ पर आधारित है। इस प्रकार के परिवार बंगाल एवं असम में पाए जाते हैं और इनकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार की हैं। पिता के मरने के बाद ही पुत्र का संपत्ति पर अधिकार होता है। पिता के जीवित रहते हुए पुत्र संपत्ति के बंटवारे की मांग नहीं कर सकता। पिता संपत्ति का निरंकुश अधिकारी होता है। वह अपनी संपत्ति को मनमाने ढंग से खर्च कर सकता है। पुत्रों का उसमें भरण पोषण के अतिरिक्त कोई अधिकार नहीं होता। पिता के मरने पर पुत्र न होने पर उसकी संपत्ति उसकी पत्नी को मिलती है। इसमें पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी संपत्ति में उत्तराधिकारिणी होती हैं। ये दाय भाग प्रथा है जो बंगाल और असम में पाई जाती है। एक लंबे समय से संपत्ति की दृष्टि से हिंदू संयुक्त परिवार उपयुक्त 2 भागों में बटा हुआ था, किंतु 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने यह भेद समाप्त करके देश में एक सी व्यवस्था लागू कर दी और स्त्रियों और पुरुषों को संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार से संयुक्त परिवार के कुछ स्वरूप हैं जो समाज में प्रचलित हैं। इनके बारे में हमने आज चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।